हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर 3। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ले लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आज की इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। इसके पहले मैंने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ाया, ठीक है ना। डिफ्यूज़न कैसे होता है, कहाँ देखने को मिलता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज की इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। चलिए तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न नाम से ही हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए हमें कोई एक अलग तरह की फैसिलिटी देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या कहता है पॉइंट, ये समझिए। कहता है डिफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, अब यहाँ पर समझिए हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। देखो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लव, यानी कि वाटर लवर सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है, अलोंग कंसंट्रेशन। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी लिखा रहे तो इसका मतलब हम ये समझेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब जाता है सब्सटेंस तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और वो भी जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, थ्रू अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, तो एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, है ना। फिक्स्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा, प्रोटीन्स विदाउट एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इस प्रोसेस में किसी तरह की एनर्जी खर्च नहीं होगी। सिंपल वे में मैं समझाऊं तो किसी सब्सटेंस का मूवमेंट जब सेल मेम्ब्रेन में मौजूद किसी प्रोटीन के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऐसे सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाती उनको पार करने के लिए हमें सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है और उस प्रोटीन की मदद से वो सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है और इसमें किसी तरह का कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। इसे ही हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट कहता है कि डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सुन लो, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। तो लाइन ये क्या कह रहा है, डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो डिफ्यूजन होता है मतलब वो मेम्ब्रेन को पार कर रहा है ना। जैसे ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन को पार कर रहा है, तो यहाँ पर ये डिपेंड इसकी लिपिड की सॉल्युबिलिटी पे भी करती है। जो सब्सटेंस लिपिड में जितनी जल्दी सॉल्युबल होगा वो सब्सटेंस का डिफ्यूजन उतनी तेजी से हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो होगी लिपिड में जितनी ज़्यादा होगी, जितनी जल्दी से वो सोल्यूबल हो जाएगा वो उतनी जल्दी से क्या हो जाएगा, उसका डिफ्यूजन हो जाएगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी देर से होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी उसकी डिफ्यूजन भी उतनी देर से ही होगी। यस है नो, यस। चलो, तो अब यहाँ पे समझना, ये 2 लाइनें तो समझ में आ गई होगी, ये 2 बातें, ओके। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट कहता है सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोफिलिक मोइटी है। मोइटी का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है, जो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोइटी। फाइंड टू इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड। तो जब किसी सब्सटेंस को, कोई ऐसा सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन को पार कर नहीं पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको पार करने में दिक्कतें होती है, तो इसको हमको पार कराने के लिए क्या देनी पड़ती है, एक फैसिलिटेटेड
करनी पड़ती है। और यही जो होता है, ये फैसिलिटेट जो होता है एक खास प्रोटीन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। सेल मेम्ब्रेन में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर वो सर्टेन प्रोटीन जो है, उस सर्टेन प्रोटीन का नाम है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, क्या नाम है? कैरियर प्रोटीन, जो ये फैसिलिटी देता है। क्या देता है? एक फैसिलिटी देता है, एक साइट प्रोवाइड कराता है ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए। किस तरह के मॉलिक्यूल? जो मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को वो क्या कराता है? पार करा देता है मेम्ब्रेन से। कौन करवाने में मदद कर रहा है? तो बोलेंगे कैरियर प्रोटीन मदद कर रहा है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, बात को गौर से समझिएगा। जब कोई सब्सटेंस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को पार कराने के लिए, ऐसे सब्सटेंस को पार कराने के लिए सेल मेम्ब्रेन में क्या मौजूद होता है? एक खास तरह के प्रोटीन मौजूद होती है। ऐसे प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। वही कैरियर प्रोटीन उस मेम्ब्रेन को क्या कराता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लिखा है ना मैंने, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब भी कहीं पे लिखा रहे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम कहेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और हाँ, इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी भी खर्च नहीं होती। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। यहां पर किसी तरह की एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी, कहता है कि दे डू नॉट सेट अप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सेट नहीं रहता। ठीक है, मतलब ये कह रहा है क्या कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड प्रोटीन। अगर किसी, मान लो सपोज करो, बहुत कुछ सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस को फैसिलिटेट के द्वारा जाना है, तो वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है, पहले से ऑलरेडी। क्या लिखा है? देखो लिखा है ना, ऑलरेडी मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल्स। तो ये कहना चाह रहा है कि वो मॉलिक्यूल्स जिसका डिफ्यूजन होने वाला है, वो पहले से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है कि हमको कहाँ से कहाँ की ओर जाना है, बाहर से अंदर जाना है या अंदर से बाहर जाना है। जिधर ज़्यादा होगा उधर। सपोज करो, अगर ये सेल का कंसंट्रेशन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का बाहर का हिस्सा है, आउटर साइड है, ये इनर साइड है। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स इधर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल्स जो होगा हाई से लो की ओर चला जाएगा। सपोज करो अगर इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो इधर से इधर आ जाएगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से ही उधर की ओर मूव करेगा। जिधर ज़्यादा है, जिधर कम है, तो ज़्यादा से हमेशा कम की ओर मूव करेगा। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, समझना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स, है ना, वो नहीं करता है, कभी भी लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव नहीं करता। अगर आप ये सोचते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ कब अगर ऐसा हुआ तो उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो एनर्जी खर्च नहीं होती है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो वही कह रहा है ना, कि कह रहा है क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लो टू हाई, जब भी याद रखना फैसिलिटेटेड में हाई टू लो ही होता है और एनर्जी खर्च भी नहीं होती। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा होता है कि लो से उसको हाई की ओर जाना पड़ रहा है, किधर, लो से अगर हाई की ओर जा रहा है, अगर सपोज करो, तो उसे एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, जो कि करेगा नहीं। बात समझ में आ गई? अगर एटीपी खर्च होता है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पर एनर्जी की खर्च होती है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भाई एनर्जी खर्च नहीं होती है। यहां पे एनर्जी खर्च होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये समझना, ट्रांसपोर्ट रेट रिचेज मैक्सिमम। कभी भी ट्रांसपोर्ट रेट कब मैक्सिमम पे पहुंचता है? कभी भी ट्रांसपोर्ट रेट कब मैक्सिमम पे पहुंचेगा? सपोज करो ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन लगा हुआ है।
अब जरूरी थोड़ी है कि एक सेल मेम्ब्रेन में एक ही प्रोटीन होगा, ऐसा ऐसा 2, 3, 4, 5, 6, 10 भी हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जितने भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी कैरियर प्रोटीन मौजूद हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अगर ट्रांसपोर्ट में भाग ले ले, जैसे ये प्रोटीन है, इसके अलावा एक और होगा, इसके और होगा, और सब के सब प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, अगर वो ट्रांसपोर्ट में भाग ले लेगा तो हम कह देंगे कि ट्रांसपोर्ट रेट अपने मैक्सिमम रेट पे है। लेकिन अगर सब में से कोई एक भी अगर जो है वो ट्रांसपोर्ट में भाग नहीं ले रहा, नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो हम कहेंगे कि वो अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है। बात समझ में आई? यस। चलो अब यहां पे देखना, एक चीज गौर करना, यहां पे देख रहे हो कि ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, ये क्या है, हेड पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन का हेड है और ये टेल है। ये हेड और टेल मिलकर क्या बना होता है, लिपिड होता है। ये सेल मेम्ब्रेन का लिपिड पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, लिपिड पोर्शन है, ये लिपिड है। इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट है ना, लिपिड, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है ना कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, तो आप कहते हो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, तो ये लिपिड है और ये लिपिड का हेड और टेल है। जो मैंने यहाँ पर रेड बनाया है ना, वो लिपिड का टेल है, और ये जो ब्लैक कलर से गोल गोल किया है, बनाया है, ये लिपिड का हेड पोर्शन है। चलो, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो याद रखना, लिपिड का जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लवर होता है। और इसी लिपिड का जो टेल होता है, जो ये है, ये होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफोबिक होने के कारण ये अंदर की ओर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो ये कैरियर प्रोटीन करता कैसे, ये करता कैसे, सपोज करो, मैं समझाता हूं इसको। सपोज करना, देखो, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड और ये सेल मेम्ब्रेन का इनर साइड। इधर का क्या हिस्सा है, इनर साइड, इधर क्या हिस्सा है, आउटर साइड। हम ये कह रहे हैं हायर कंसंट्रेशन इधर है और लोअर कंसंट्रेशन इधर है, ठीक है। तो हायर से लोअर की ओर जाएगा और एनर्जी भी खर्च नहीं होती। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो पार नहीं कर पा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के लिए ये क्या होते, पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ लिया कैरियर प्रोटीन उस मॉलिक्यूल्स को जिसको पार कराना है, और इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। अब बताओ, इधर पहले क्या था, आउटर साइड, अब ये प्रोटीन कहाँ चला गया, इनर साइड, और जैसे ही इधर जाएगा ये इधर की ओर यानी कि सेल मेम्ब्रेन में छोड़ देगा, पहुंच गया ना, और इसको करने में एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ी। अगर मान लो इनर साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ आके ऐसे जुड़ेगा और फिर इसको क्या करेगा, बाहर की ओर कर देगा, इधर की ओर कर देगा। इस तरह से ये रोटेट हो जाता है, ऐसे है ना, देख रहे हो, रोटेट हो रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से कैरियर प्रोटीन क्या होता है, मूव करता रहता है। बात समझ में आ गई? तो आउटर जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और जिधर कंसंट्रेशन कम रहेगा, तो हमेशा ज़्यादा से कम की ओर ही मूव करता है। इतनी बातें समझ में आ गई है? चलो, तो वही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट रेट जो होगा वो मैक्सिमम तब हो जाएगा जब जितने भी प्रोटीन्स होंगी, है ना, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होंगी, वो सारे के सारे क्या हो जाए, यूज में आ जाए। यूज में आ जाए मतलब सैचुरेशन हो जाए, है ना, सारे के सारे यूज्ड हो गए मतलब सैचुरेशन हो गया, ठीक है। तो वो मैक्सिमम रेट पे अपने पहुंच चुका होगा। चलो, इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दिया था, याद है आपको? मैंने बताया था, चीनी वाली एग्जाम्पल ली थी आपको कि एक शरबत हम ले रहे हैं और वो शरबत कब अपना मैक्सिमम मीठा पे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि चीनी का हर मॉलिक्यूल जब पूरी तरह से घुल चुका होगा तो वो मैक्सिमम मीठा पे हो जाएगा अपने,
है ना। क्यों? क्योंकि चीनी क्या हो गया था, पूरी तरह से डिजोल्व हो गया था ना। यस, चलो। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, ये काफी खास मेथड होती है और ये सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, इनहिबिटर के लिए। इनहिबिटर होता है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। तो प्रोटीन साइड चेन के लिए ये क्या होता है, रिएक्ट करता है, इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे और ये सारी बातें तो हो ही चुकी हैं। ये लिपिड का टेल पोर्शन है जो बना लेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से ये बना लेंगे। ओके, चलिए अब यहां पे देख रहे हैं ये आउटर साइड है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का आउटर साइड, ठीक है, ये इनर साइड, ये इनर साइड, फिर ये आउटर हो गया, फिर ये इनर साइड में पहुंच गया, है कि नहीं। कौन सा पहुंचा भाई, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स। देखो पहले ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पकड़ा, ठीक है, और पकड़ने के बाद ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन ने उसको यहाँ पे अंदर कर दिया, देखो कर दिया ना, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये है, और ये पलट के यहाँ पे फेंक दिया इनर साइड, देखो इनर साइड लिखा हुआ है ना, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक ले लिख लीजिए ये सब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है पोरिन्स को लेकर। जो एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं जो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। मैं जब भी आप लोग को पढ़ाऊँ तो आप अपना एनसीईआरटी बुक जरूर लेकर पढ़ें, साथ में अपने पास एनसीईआरटी बुक जरूर रखें, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट लाइन देखना, कहता है पोरिन जो होता है, पोरिन क्या है, पोरिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। पोरिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो एक बड़ा प्रोटीन, एक बड़ा सा पोर बनाता है। प्रोटीन नहीं, बड़ा सा क्या बनाता है, पोर बनाता है। पोर का मतलब होता है छिद्र और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो एक बड़ा सा पोर बनाता है। पोर मतलब छिद्र का निर्माण करता है। कौन करता है, तो कौन करता है, तो पोरिन नाम का एक प्रोटीन है जो एक बड़ा सा छिद्र का निर्माण, बड़ा सा पोर का निर्माण करता है। कहां पे, आउटर मेम्ब्रेन में। कहां पर, आउटर मेम्ब्रेन, है ना, आउटर मेम्ब्रेन में। किसके आउटर मेम्ब्रेन में, तो प्लास्टिड का आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और कुछ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में बड़ा सा पोर का निर्माण करता है। आपने अगर सेल चैप्टर पढ़ा होगा और वहां पर आपने प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको बताया गया होगा आप प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड का आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, वहां पर पोर होते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया गया होगा। चलो, तो यहां पर हमें याद रखना है कि ये जो पोर होते हैं ये क्या करते हैं, अलाउइंग मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं साइज के अनुसार, है ना, ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, कि वो मॉलिक्यूल्स को क्या करे, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को भी पार करा सके, है ना। चलिए, मतलब यहां पर देखो एक क्या रहा है, क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स। ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज करो, मैं इस लाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमने मान लिया सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या मान लिया, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन का लिपिड है। ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, लिपिड है। ये लिपिड का हेड पोर्शन है और ये जो बना रहा हूं मैं, ये लिपिड का टेल पोर्शन है, ठीक है ना। ये कौन सा पोर्शन है, ये टेल है, ठीक है, और ये कौन है, ये हेड है, ठीक है। सॉरी HEAD हेड पोर्शन है, और ये दोनों ही किसका भाग है, लिपिड का, ठीक है ना। चलो, ये लिपिड है, ये लिपिड है, लिपिड का हेड, लिपिड का हेड, ये लिपिड का हेड है, लिपिड का हेड है, ठीक है। अब मैंने यहां पर बना दिया एक प्रोटीन, एक बना दिया प्रोटीन, कुछ डिफरेंट कलर का बना देता हूं ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि कौन सा प्रोटीन है ना। चलो, ये नहीं तो ब्लैक में चेंज हो जाएगा, एक ही जैसा लगेगा आप लोग को। खैर, ये जो आपने देखा
ये मान लिया हमने एक तरह का क्या है, एक ट्रांसपोर्टर। देखो तो यहाँ ये प्रोटीन्स है, कौन सा प्रोटीन है ये भी अभी दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना, आपको ये मिलेगा, वही मैं एनसीईआरटी की बात समझा रहा हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स, ये मान लिया हमने क्या है, सेल के बाहर का कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स, क्या मैं इसे बोल दूं, ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोटीन के साथ मिलता है ना, जुड़ जाता है। तो बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो मैं इसे कह दूं कि ये एक तरह का क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स जो है इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, देखो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये जैसे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जुड़ गया, बाउंड हो गया, यस। अब देखो कह रहा है क्या, देन उसके बाद क्या होगा, देन रोटेट एंड रिलीजेस द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, है ना। अब ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, देखो ये रोटेट करेगा, जुड़ चुका है, अब ये रोटेट करेगा, चला गया सेल के अंदर, इधर सेल के बाहर था, अब ये क्या हो गया, सेल के अंदर हो गया, ठीक है। चलो रिलीज हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, रिलीज हो गया। रोटेट एंड रिलीज द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, है ना। एग्जाम्पल में आप ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा हुआ भी है आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि वाटर चैनल जो होता है आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटर चैनल जो होता है कितने एक्वापोरिन से मिलकर बना होता है, तो हम कहेंगे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन से मिलकर क्या बना होता है, वाटर चैनल बना होता है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, पोरिन का मतलब होता है प्रोटीन्स। तो 8 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन्स होती हैं, एक्वा प्रोटीन वाटर वाला प्रोटीन जो होता है उससे मिलकर बना होता है, ठीक है। और एक बार आपके नीट के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोरिन क्या है ना, एक तरह का लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है ये, तो याद रखना पोरिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो ये था आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तक अब मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, है ना, अपने अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ठीक है। टाटा, बाय बाय।